लौटते हुए आंखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू की योग्य न हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगी। पता नहीं क्यों एक बात मन में बैठ गई थी कि इतने बड़े घर के लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती ही रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नयन नक्श, घने केश रास, सुडौल देह यश, मीन मेख निकालने की जरा भी तो गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसे मेरी कल्पना में रची बसी पुत्रवधू साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा। वह दच्चित होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो और नजरें इसमें सड़क पर केंद्रित थी। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल से कम थोड़े ही है। घर पहुंचते ही मैं उसे को देरना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुझलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही, फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो, अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई लड़की तो एवन है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तो। अरे वाह, रिश्ता न जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे पर आते? कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे, मैंने तैश में कहा। सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गए कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं, विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी 3-3 गाड़ियां, जिनके सामने हमारी मारिश एकदम छकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहने कपड़ों से लदी तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफी दूर तक ले गए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लांट की ओर देखकर इशारा करते हुए उन्होंने बताया क्या उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसीलिए प्लांट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मित विमुग्ध होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानी माँ मुझे बार बार जतला रही थी। देख, तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हेर लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है? मैंने तुनक कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी? फिर वह प्लान पड़ा रहेगा, मैंने लापरवाही से कहा। न होगा तो एक नर्सिंग होम डाल देंगे। नर्सिंग होम्स कम है इंदौर में, बच्चों के लिए तो कोई नहीं है। अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे जिसमें उसने स्पेशलाइज किया है। और बातों ही बातों में मैंने एक 3 मंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली। नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे, सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दम लेती। प्रस्तावित नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हार्न सुनाई दिया। अपने लाडले से पूछ तो लो पहले, ये बोली। सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती सी मैं खाना बनाने उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देखकर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे न रहा गया। इनके उठते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा?
उनकी मेहमानवाजी का लुत्फ उठाता रहा, उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। मम्मा, सारी चमक धमक देखकर यही लगता है कि बेकार एमडी किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले देते तो। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। मम्मा, कहा तो कि उसे ठीक से देखा ही नहीं। अव्वल तो वह इतनी देर से कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। न तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, न मुंह से एक शब्द निकला। मेरे ख्याल में वह या तो भैंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का तात्पर्य क्या है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोकझोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहाँ ऐसे ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं का पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया। इस कहानी का बाकी का भाग अगले वीडियो में सुनिए। धन्यवाद।